प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। आपको याद होगा इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को अपने संबोधन में जय अनुसंधान का आह्वान किया था। और जय अनुसंधान के साथ साथ इस दशक को उन्होंने भारत का टेक एड बनाने की बात भी कही थी। दरअसल ये बातें हमें तब समझ में आने लगती हैं जब उसके कुछ उदाहरण हम अपने आज सामने देखते हैं। और ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जो है हमें आई इन्वेंटिव के रूप में देखने को मिला जब पिछले दिनों 14-15 अक्टूबर को एक आयोजन जो है यहाँ आईआईटी दिल्ली में किया गया था, जिसमें देश भर के 23 आईआईटीज ने हिस्सा लिया, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की और उसके महत्व को लेकर भी चर्चा की। श्रोताओं, आज ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे और इस बहाने कम से कम हम ये समझ सकेंगे कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं हमारे तकनीकी संस्थानों में, वो किस तरह से भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे लेकर जा रहे हैं, बल्कि तमाम दुनिया के दूसरे देशों से भी आगे बढ़ चढ़कर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो कर रहे हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़े उससे पहले आइए प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा सुनते हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे ही इस आयोजन में शामिल किए गए प्रोजेक्ट्स के बारे में जो 75 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 23 अलग अलग आईआईटीज ने यहाँ पर प्रदर्शित किए थे। लेकिन पहले मन की बात का वो हिस्सा। साथियों, आपको याद होगा मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था। मैंने इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा इसकी कमान हमारी आईआईटीज के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। 14-15 अक्टूबर को सभी 23 आईआईटीज अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशंस, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। वैसे तो ये सारे ही प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे आईआईटी भुवनेश्वर की एक टीम ने नवजात शिशुओं के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। यह बैटरी से चलता है और इसका उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। ये उन बच्चों का जीवन बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है जिनका जन्म तय समय से पहले हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, 5G हो, हमारे बहुत सारे छात्र इनसे जुड़ी नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में जुटे हैं। कई सारी आईआईटीज मिलकर एक बहुभाषक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जो स्थानीय भाषाओं को सीखने के तरीके को आसान बनाता है। ये प्रोजेक्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, उन लक्ष्यों को प्राप्ति में भी बहुत मदद करेगा। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर ने भारत के स्वदेशी 5G टेस्ट बेड को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से यह एक शानदार शुरुआत है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में इस तरह के कई और प्रयास देखने को मिलेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि आईआईटी से प्रेरणा लेकर दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी अपनी एक्टिविटीज में तेजी लाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय की बात सुनने के बाद आप इस बात की गहराई को और बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, ये हमें विश्वास है। और चूंकि इसमें 23 अलग अलग आईआईटीज के जो एग्जिबिट्स थे, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रदर्शित किए गए थे, सबके बारे में बातचीत करना तो संभव नहीं है, लेकिन आप वाकिफ भी होंगे कि आईआईटी कानपुर की तरफ से यहाँ इस आयोजन में 12 प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए गए थे, यानी 75 में से 12। इसलिए हमें लगा और हमने संपर्क किया कानपुर आईआईटी को और वहां से हमने कुछ जानने की कोशिश की कि किस तरह से वहां क्या इकोसिस्टम है, किस तरह के काम होते हैं, किस तरह से वो काम होते हैं जिसको हम इतनी बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं। सबसे पहले आईआईटी कानपुर के जो निदेशक हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर, आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, वो क्या कहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आई इन्वेंटिव 2022
अपने आप में एक तरह का ऐतिहासिक R&D फेयर था जो 23 IITs ने मिलकर IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें सभी 23 IITs के लगभग 75 प्रोजेक्ट्स दर्शाए गए थे और इन 75 प्रोजेक्ट्स में IIT कानपुर के सर्वाधिक 12 प्रोजेक्ट्स शोकेस किए गए थे। हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में हमारे एक प्रोजेक्ट जो कि 5G टेस्ट बेड का प्रोजेक्ट है, जिसे हमने IIT मद्रास और अन्य IIT के साथ मिलकर बनाया है, इसका उल्लेख किया था। 5G के अलावा हमने कई अन्य टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपने 12 प्रोजेक्ट दिखाए थे। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और भी अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें हमने अपनी R&D ताकत को दिखाया था। IIT कानपुर लगातार इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अपने संशोधन के जरिए और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जरिए भारत को एक सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर अपने संस्थान की उपलब्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे, इस आयोजन के बारे में बता रहे थे। हमने कोशिश की कि IIT कानपुर के जो 12 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से कुछ के बारे में हम जरूर चर्चा करें। दरअसल ये आभास हमें दे पाएगा और इस बात को हम महसूस कर पाएंगे कि हमारे जो 23 इस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थान हैं यानी IITs हैं, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से इस समय राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए और वैश्विक स्तर पर देश को एक अग्रणी भूमिका में लाने के लिए कैसे कैसे प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रेरणा जो है हम सबको जहां से भी मिल रही है वो आप जानते ही हैं। तो आइए इस बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। इस समय IIT कानपुर से सीधे फोनलाइन के जरिए प्रोफेसर इंद्रशेखर सेन साहब हमसे जुड़े हैं, जो 12 प्रोजेक्ट IIT कानपुर के यहाँ पर इन्वेंटिव में प्रदर्शित किए गए थे उसमें से एक प्रोजेक्ट इनका भी था और वो प्रोजेक्ट बहुत ही खास था क्योंकि ये वाटर क्वालिटी टेस्टिंग प्रोजेक्ट के रूप में जाना गया। पानी जो है हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा है, इतना जरूरी है, बल्कि जल के बिना तो कहते हैं जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन उस जल की उपयोगिता किस रूप में हमारे लिए हो सकती है बेहतर से बेहतर ढंग से, सकारात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी। और इसीलिए सीधे प्रोफेसर इंद्रशेखर सेन से हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में प्रोफेसर साहब। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है, इसको कंसीव करने के पीछे वजह क्या थी? क्यों लगा आप लोगों को कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए और कैसे शुरुआत हुई इसकी? देखिए, अभी वाटर जो क्वालिटी है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर अभी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पानी का डिमांड बढ़ रहा है। सो खाली क्वांटिटी में देखने से भी चलेगा नहीं, बिकॉज मतलब बहुत ज्यादा पानी है बट पुअर क्वालिटी, वो भी कोई फायदा नहीं है, और क्वालिटी अच्छा है क्वांटिटी कम है, वो भी कोई फायदा नहीं है। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि क्वालिटी का जो एस्पेक्ट है इन जनरल अभी इंडिया में डिफरेंट हाई एंड लैब्स में वो टेस्टिंग होता है जी। तो ऐसे कुछ इन्वेंट किया जाए कि एकदम डोर स्टेप में एट अ वेरी लो कॉस्ट आम आदमी उसको टेस्ट कर सके। तो ये सोच के हम लोगों ने ये इन्वेंशन की तरफ आगे बढ़ा। पर इसमें प्रोफेसर साहब इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट्स या पहले भी जो मशीनें जो है इस्तेमाल होती रही हैं, तो उनमें किस तरह की कमियां रही, या इसमें जो आप लोगों ने बनाया है, ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसमें क्या विशेष है? यहाँ पे हम लोग ने 2 प्रोडक्ट्स में काम किए हैं। एक जो आपको इनऑर्गेनिक पैरामीटर्स, जैसे आपका हार्डनेस पानी का, कितना नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, फ्लोराइड है, ये सब जो टेस्ट करते हैं। और दूसरा है इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया है जो बहुत ही हानिकारक है, तो वो एब्सेंस और प्रेजेंस टेस्ट होता है कि पानी में इकोलाई है कि नहीं है। अगर वो है तो वो पानी एक्चुअली एक भी बैक्टीरिया है तो वो पानी पिया, यू कैन नॉट ड्रिंक दैट वाटर। अच्छा। तो जो खासियत है ये डोर स्टेप में है, बहुत सिंपल, मतलब एक 4th ग्रेड 5th ग्रेड का स्टूडेंट भी उसको ये कर सकता है टेस्टिंग, और 2 मिनट में रिजल्ट्स आते हैं पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक होने के लिए, और जो इकोलाई बैक्टीरिया के लिए वो 24 घंटे में रिजल्ट आते हैं। बट आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बेसिकली कलर चेंज देखना पड़ेगा आपको। हाँ। और उससे आपका रीडिंग्स आ जाएंगे, और वो भी ये ऑफ कोर्स ये IoT बेस्ड है, तो ये सब डेटा जो आएगा सब गवर्नमेंट का पोर्टल में वो पॉपुलेट भी होना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या व्यक्तिगत स्तर पर भी कोई चाहे तो इसको यूज कर सकता है इस इक्विपमेंट का?
मतलब टेस्टिंग के लिए? हाँ, बैक्टीरिया टेस्टिंग के लिए इकोलाई पानी में, इकोलाई जितना चाइल्ड डेथ्स होते हैं हम लोगों का कंट्री में, ज्यादातर डिसेंट्री और ये सबसे होता है, तो इकोलाई वो मेन कारण है। बिकॉज इकोलाई इटसेल्फ ज्यादा मतलब ऑफ कोर्स हार्मफुल है, बट इकोलाई अगर पानी में आपका है, इसका मतलब है आपका पानी जो स्वेज लाइन है उससे कॉन्टेमिनेटेड है। तो इकोलाई बेसिकली एक इंडिकेटर बैक्टीरिया बोलते हैं, अगर वो है तो बाकी और भी जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने अभी मैंडेटरी कर दिया कि आपका पानी में इकोलाई टेस्टिंग करना ही चाहिए। अब मुझे ये थोड़ा इसका प्रोसेस, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और क्या क्या स्टेप्स पार करते हुए आप लोग आखिर तक पहुंचे? हाँ, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 साल पहले काम किया था। जो इनऑर्गेनिक पैरामीटर वाला है वो बहुत ही सिंपल सा है। टेस्ट स्ट्रिप जो होता है हम लोग सभी ने यूज किया है केमिस्ट्री लैब में जब हम लोग पीएच टेस्ट करते हैं। अच्छा। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग कलर ब्लाइंड होते हैं हम लोगों का वार्ड में। तो जो कलर ब्लाइंड होता है और इसका कलर चेंज भी इतना माइन्यूट होता है, वो समटाइम्स खाली आंखों से वो समझना मुश्किल होता है। तो क्योंकि हम लोग का आईआईटी कानपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया कि माइन्यूट कलर चेंज में क्या क्या डेटा आ सकता है। और फिर हम लोग बेसिकली कलर सेंस का इस्तेमाल किया, जो कलर सेंसर वो रीड कर सकते हैं जो हम लोग का नॉर्मल आईज रीड नहीं कर सकते, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो इसमें करीब 3 साल लग गया, 2 मिनट में रिजल्ट आता है, बहुत ही चीप एंड बहुत ही गुड पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वाटर क्वालिटी के लिए। और बैक्टीरिया वाला भी हम लोगों ने काफी दिन हो गया स्टार्ट किया। बेसिकली एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो खाली इकोलाई से रिएक्ट करके कलर चेंज करते हैं। तो इट्स बेसिकली अगर कलर डेवलप किया तो इकोलाई है, अगर कलर डेवलप नहीं हुआ तो इकोलाई नहीं है। और प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, मतलब इट्स लाइक आपको खाली पानी डालना पड़ेगा बॉटल में, कलर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब इकोलाई है। कोई भी कर सकता है, कोई भी, मतलब आपको अगर आप एक 6 साल की किसी को भी देंगे और बोल देंगे इसमें पानी डाल को रख दो, तो खाली टाइम देखना पड़ेगा कि टाइम कितना है, वही उसको खाली देखना पड़ेगा। तो उसका रंग परिवर्तित होता है तो उससे पता लग जाता है कि इसमें जो है कुछ खराबी है पानी में। हाँ, और पर्टिकुलरली इकोलाई में, जैसे इकोलाई साइंटिस्ट के लिए थोड़ा इजी है क्योंकि मैंडेट जो बोलते हैं गाइडलाइन, वाटर क्वालिटी गाइडलाइन, अगर आपका एक भी इकोलाई है पानी में तो आप वो पानी खराब है, तो हम लोगों को वो क्वांटिफाई नहीं करना पड़ता है कि 1 है या 10 है या 1000 है, तो तब वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाता है। बट उसका जरूरत ही नहीं है क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में अगर एक भी इकोलाई है तो वो पानी खराब है। तो कलर चेंज मीन्स उसमें इकोलाई है, ये मतलब आपको बॉईल करके पानी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते आरओ और ये सब डिवाइसेस, तो उनको बेसिकली सीधी सी है, आप बॉईल कीजिए पानी। और हम लोग टेस्टिंग भी किया, 10 इकोलाई पानी लिया, उसको बॉईल करके पिया, वो सब नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। और इसका काफी एप्लीकेशन है, जैसे आपका जहाँ पे स्कूल्स में, जहाँ पे मिड डे मील सर्व होता है, बिकॉज इकोलाई पानी में तब भी आ जाता है जब कोई, इट्स अ हाइजीन प्रॉब्लम ऑल्सो, लाइक मेरा हाथ साफ नहीं है और मैंने पानी में हाथ लगाया, उसमें भी आ जा सकते इकोलाई। अच्छा। तो जो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, अच्छे स्कूल में जहाँ पे पानी बच्चे लोग पीते हैं, आई थिंक इट इज मस्ट दैट दे टेस्ट देयर वाटर फॉर इकोलाई, बिकॉज इकोलाई बहुत सारे डिजीजेस कॉजेस करते हैं, पर्टिकुलरली डिसेंट्री, डायरिया, दे आर ऑल लिंक्ड टू दिस सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा है प्रोफेसर साहब, और एक बहुत उपयोगी चीज आप लोगों ने बनाई है। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत बधाई आपको और पूरी टीम को आपके। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम जो बातचीत कर रहे हैं वो है 23 IITs के उन तमाम प्रोडक्ट्स को जिनको आई इन्वेंटिव में प्रदर्शित किया गया दिल्ली में, और इसमें कानपुर के कुछ खास 12 प्रोजेक्ट से, उन्हीं में से कुछ की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। इस समय हम जुड़े हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी जी से। आप भी IIT कानपुर में ही हैं, और जो 12 प्रोजेक्ट IIT कानपुर के यहाँ इन्वेंटिव में प्रदर्शित किए गए थे, उसमें से एक प्रोडक्ट जिस टीम का था, उस टीम को आप हेड कर रहे थे, यानी प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी जी। और वो बहुत महत्वपूर्ण एक इक्विपमेंट इस तरह का तैयार किया गया है इस टीम के माध्यम से, जो आज के जो हालात हैं, और मुझे लगता है कि सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं, अब तो छोटी छोटी जगहों तक वायु प्रदूषण का जो प्रकोप है उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं बहुत बुरी तरह, उसी दिशा में ये काम किया गया है। लेकिन विस्तार से तो हम जान पाएंगे तभी जब हम प्रोफेसर सच्चिदानंद जी से सीधे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करें प्रोफेसर त्रिपाठी का। जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि IIT कानपुर ने 75 जो एग्जिबिट्स यहाँ पर रखे गए थे, उसमें से 12 एग्जिबिट्स IIT कानपुर की तरफ से आए थे। इससे ये लगता है कि आपके IIT कानपुर में रिसर्च को, इनोवेशंस को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है और कितना ज्यादा उसको प्रमोट किया जाता है। और ये आज की ही बात नहीं है, कई सालों से ये प्रक्रिया जारी है, तो उस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई। प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी जी, आपका जो प्रोडक्ट है वो, जैसे कि एक सिंपल तरीके से मैं कहूँ तो, जो वायु प्रदूषण है उसको नापने के लिए एक कम दाम वाले, लो कॉस्ट वाले सेंसर के रूप में उसको तैयार किया गया
गया है। अब आप थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये क्या है, क्या इसकी जरूरत है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स और अवेलेबल है मार्केट में, और हम आसपास देखते भी हैं कि नापने के लिए, जो मेजरमेंट के लिए प्रदूषण को, वो हैं, फिर भी ये उनसे किस तरह से अलग है? जी धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि IIT कानपुर में एक बड़ा ही मैच्योर इकोसिस्टम है जी, रिसर्च और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, और भारत के 100 जो यूनिकॉर्न या 100 प्लस जो यूनिकॉर्न्स हैं, उसमें मुझे लगता है 15 या 16 केवल IIT कानपुर के द्वारा आगे बढ़ी हैं। बिल्कुल। तो जैसा आपको और श्रोताओं को मालूम होगा कि वायु प्रदूषण एक वैश्विक पर्यावरण समस्या है, और जिसके विपरीत प्रभाव कई तरह के हैं, और सबसे प्रमुख है मनुष्य के स्वास्थ्य पे। तो एक ऐसा अनुमान है, लैंसेट जो एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसका ऐसा अनुमान है कि पूरे विश्व में करीब 80 से 90 लाख समय से पूर्व मृत्यु होती है मनुष्यों की वायु प्रदूषण की वजह से, और ये आंकड़ा भारत के लगभग 17 से 18 लाख है पिछले वर्ष के लिए। तो वायु प्रदूषण के और वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता का नापन, मेजरमेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण उसका अंग है, और इस दिशा में भारत सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अपने यंत्र भारत में लगाए हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 300 है, 340 जी। लेकिन एक ऐसा अनुमान है कि भारत में अगर हमें वायु प्रदूषण को नापना है एक सही तरीके से, तो लगभग ऐसे 4000 संयंत्रों की जरूरत है। अच्छा। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, और एक इस संयंत्र की कीमत लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ की होती है, और ये पूरी तरह से आयातित होता है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगह जहां हमारे पास रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमली यूज करना है, वहां 6 से 7 हजार करोड़ रुपए केवल आयातित संयंत्रों पे हम खर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उसके एवज में हमने जो ये बनाया है, सेंसर बेस्ड वायु गुणवत्ता मापने की जो मशीन बनाई है, इसमें IIT कानपुर लीड संस्थान था, और मैं ओवरऑल PI था, और इसमें मुख्यतः जो महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं नवाचार हुए हैं जी। पहली बात तो ये है कि 1.25 करोड़ के बनिस्बत ये सेंसर बेस्ड जो वायु मापने का ये यंत्र बना है IIT कानपुर में, वो 2.5 से 3 लाख रुपए में है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक शहर में जो आयातित अभी जो संयंत्र लगाए जा रहे हैं 1.25 करोड़ में, तो उससे करीब 40 गुने कुल मिला के आपके कॉस्ट में अंतर आया है। तो एक संयंत्र की जगह आप 40 ज्यादा लगा सकते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरे जो 4 तरह के इसमें नवाचार हुए हैं, उसमें पहला है कि हमने ऐसा बोर्ड बनाया है जिसमें 1 से ज्यादा प्रदूषण नापने वाले सेंसर लगाए जा सकते हैं। अच्छा। जिसमें पार्टिकुलेट मैटर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिहाज से, और ऐसी 4 या 5 गैसेज हैं, उनको भी हम क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट कहते हैं, क्योंकि वो भी मनुष्य के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालते हैं। दूसरा है, ये डेटा जब आता है तो उसको सही तरीके से समझ के उसको स्टोर करना बोर्ड पे ही, डिजिटल उस चिप पे ही। दूसरा ये हुआ है। तीसरा, इस डेटा को रियल टाइम में उसी समय जहां पे भेजना है, तो ये डेटा जहां कलेक्ट हुआ वहां स्टोर किया गया। स्टोर करने के साथ ही पहले तो 2G पे काम हो रहा था, अब हमने उसको 4G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन दोनों में से जो भी नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट किया जा सकता है। और चौथा, सुदूर क्षेत्रों में जहां पे विद्युत हमेशा उपलब्ध नहीं रहती है, वहां हमने इसके साथ एक मॉड्यूलर सोलर भी लगाया है। अच्छा। तो ये 4 चीजें जो है वो हार्डवेयर से संबंधित इसमें नवाचार हुआ, और ये पूरा इंटीग्रेटेड है। और जो अभी संयंत्र लगते हैं आयातित, जो मैंने बताया 1.25 से 1.5 करोड़ में, जिनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जी, तो उनके तुलना में इसका आकार है अत्यंत छोटा है, और बिजली जो इसमें खर्च होती है वो भी कई गुना उसमें कमी आ जाती है। इसका मेंटेनेंस का किस तरह का प्रावधान है? मतलब सस्ता है वो भी, या कहीं ज्यादा खर्चीला है? नहीं, इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, मिनिमल है। अच्छा। मिनिमलिस्ट आप कह सकते हैं इसमें आइडिया है, जहां की कॉन्टिन्यूअस एयर क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम में लगभग हर हफ्ते मेंटेनेंस करना पड़ता है। हाँ। इसीलिए वो 1.5 करोड़ में लगभग 1 करोड़ का वो संयंत्र आता है, और 40-50 लाख वो मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, 3 से 4 लाख। ये सेंसर बेस्ड जो मेजरमेंट हमने वो किया है, यूनिट तैयार, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, डे टू डे कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर महीने 2 महीने में कोई छोटी सी समस्या आई, तो इतना ये सिंपल है कि जो हमारे होस्ट हैं, आम सिटीजन हैं, या स्कूल के टीचर हैं, या हॉस्पिटल में कोई है, कोई भी व्यक्ति जनरली फोन पे
उसको बता दिया जाता है और फिक्स कर लेता है। नहीं तो कभी कभी हमारी टीम के जो BSc मतलब ग्रेजुएट, समटाइम सिंपल ग्रेजुएट इंजीनियर जाके उसको फिक्स कर देते हैं। एक चीज त्रिपाठी जी बताएं, क्योंकि आजकल के जो संयंत्र दिखते हैं जो मॉनिटरिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए, वो एक बड़ा एरिया ही कवर कर पाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे अपने पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र विशेष में माइक्रो लेवल पर क्या स्थिति है, क्योंकि पॉल्यूशन जगह जगह उसमें बहुत बदलाव है, बहुत वेरिएशंस दिखाई देती हैं, उस बारे में भी कुछ हमें मदद करता है आपका सेंसर? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया कि आप सोचें कि जो अभी संयंत्र लग रहे हैं वो किसी एक शहर में, बहुत से शहरों में अभी नहीं है। आप एक शहर ले लीजिए जिसकी करीब आबादी मान लीजिए 5 लाख है, कोई भी, मैं शहर का नाम नहीं लेना चाहता, और वहां पे 100, 200, 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। जैसा आपने कहा, अगर एक आप संयंत्र लगा देंगे तभी वो 5 लाख लोग कितने प्रभावित हैं वायु प्रदूषण से वो नहीं बता सकता। जी, वही समस्या। लेकिन उसके बनिस्पत उसी पैसे में या उसके साथ जो हमारा है अप्रोच की, उसके साथ एक आप वो लगाएं और साथ में आपने 30 ये सेंसर लगा दिए तो लगभग हर एक 5 स्क्वायर किलोमीटर में 3 स्क्वायर किलोमीटर में एक सेंसर लग गया, और उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उनको ज्यादा निश्चित इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो कितना पार्टिकुलेट मैटर ब्रीथ कर रहे हैं। तो माइक्रो लेवल पर भी आप अच्छे से मेजर कर सकते हैं, सही सही आपके पास आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। जी, और इसीलिए हमने जो है आज की डेट में करीब 5 शहरों में डिसेंट साइज के नेटवर्क लगाए हैं, जैसे दिल्ली में, गुवाहाटी में, जयपुर में, चेन्नई में, और उत्तर प्रदेश, बिहार में हम 1400 सेंसर का नेटवर्क लगा रहे हैं। अच्छा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की ऑफिस से एक हमारा एडवांस सेंटर इसी टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने के लिए अप्रूव हुआ है, जो सपोर्टेड है बेसिकली प्राइवेट फंडिंग से जी। और इसके तहत जो पहला मेजर प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने रखा है अमृत। अच्छा। क्योंकि ये रूरल मेजरमेंट के लिए, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि छोटे छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं, वास्तव में अब कुछ दिनों में गांव भी इससे छूते नहीं रहेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में हम करीब 1400 सेंसर लगा रहे हैं, और हमारा ये विचार है कि हम लगभग हर एक ब्लॉक को एक सेंसर से कनेक्ट कर देंगे, और उस पे जो डेटा हमारा आएगा उसको एनालिसिस करके हम माइक्रो शेड और एयर शेड, जिस तरह से आपने एक बात कही कि क्या माइक्रो लेवल पे हमें जानकारी मिल सकती है जी, ये जानकारी हम दोनों स्टेट्स को देने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे आयाम में बहुत सारे फायदे हैं। मुझे एक चीज त्रिपाठी जी और बताएं कि क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी आप लोग ही कर रहे हैं इस तरह के सेंसर्स की, या इसके और जो प्राइवेट जिसमें मैन्युफैक्चरर्स या कोई और एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं? नहीं, शुरुआत से ही जैनेन्द्र जी हमारे साथ 2 स्टार्टअप इसके पार्टनर थे। अच्छा। शुरुआत एक्चुअली जो पहला प्रोजेक्ट हमने इसमें इंडिया में एक्चुअली पहला प्रोजेक्ट किया, विश्व के चुनिंदे पहले प्रोजेक्ट्स में था वो इस दिशा में, तो उसमें हमारे साथ एक हमारे स्टार्टअप इंडस्ट्री पार्टनर थे जो आज इस समय बहुत एक्टिव है। हमारी जितने यहाँ इम्प्रूवमेंट हुए उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके वो मार्केट में उसको कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर हमने मुंबई में इसको इवेलुएट किया महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ, उसमें 4 स्टार्टअप हमारे साथ आए, और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि और स्टार्टअप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, बहुत ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मानवता की कितनी बड़ी सेवा इस माध्यम से होगी और हो रही है, बल्कि इसके लिए एक तो आभार तो हम व्यक्त करेंगे आपका, और बधाई एक बार पुनः देना चाहेंगे आपकी पूरी टीम को, प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी जी, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आज की बहुत तात्कालिक आवश्यकता है, प्रदूषण को जानना, समझना, मेजर करना, उसको नियंत्रित करना, क्योंकि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस दिशा में आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए भी। धन्यवाद जैनेन्द्र जी, और आकाशवाणी को अनेकों धन्यवाद। श्रोताओं, IIT कानपुर से हमने जो बातचीत की है तमाम अलग अलग इनोवेशंस को लेकर, जिनको प्रदर्शित भी किया गया था दिल्ली में इन्वेंटिव 2022 के अंतर्गत दिल्ली IIT में यह आयोजन हुआ था 14 और 15 अक्टूबर को। तो इस समय हम एक और ऐसी ही कानपुर IIT की कंट्रीब्यूशन के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा जी से। देखिए, एक कमाल की घड़ी बनाई है सिद्धार्थ पांडा जी और उनकी पूरी टीम ने। घड़ी तो हम सब पहनते ही हैं, लेकिन ये जो घड़ी बनी है आखिर इसमें क्या खास बात है और वो किस रूप में बहुत ज्यादा उपयोगी होने जा रही है, बल्कि यूं कहना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोग भी, इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। तो जानने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा जी से कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पांडा आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अब हमें थोड़ा ये बताएं कि जो बड़ी यूनिक एक नोवेल वॉच आप लोगों ने बनाई है आपकी टीम ने, वो क्या है, उसमें खास क्या है? जो दृष्टिहीन है और जिनकी दृष्टि शक्ति कम है जी, उनके लिए कुछ ऐसे वॉचेस हैं, जैसे जिसको कौन सा टैक्टाइल है, जैसे जो कांटे होते हैं वो जो एक कवर को खोल के
उंगली में वो देखते हैं कांटे के पोजीशंस कहाँ पे है और वहां से उनका पता चलता है कि क्या समय है। अच्छा। लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं कि ये जो कांटे के जो पोजीशन है ये शिफ्ट हो सकते हैं बार बार आपको उसको छूने से और टूट भी सकते हैं। और एक टाइप की घड़ी है जिसको बोलते हैं टॉकिंग वॉच। आप एक बटन दबाइए और उसके बाद वो समय बोल देता है। लेकिन उसकी एक जो कमी है कि वो लैक ऑफ प्राइवेसी है। जब आप कहीं पे जहाँ पे जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, जहाँ पे काफी शोरगुल है, तो वहां पे ठीक से सुनाई नहीं देगा। यदि आप एक ऑफिस में है जहाँ पे बस शांत वातावरण है, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। और एक है कि वो किसी भी भाषा में देता है। और एक तीसरा है जो वाइब्रेशन। आप इसको टच करें और स्पंदन होते हैं और जो अभी जो मिल रहे हैं वो करीब 23 वाइब्रेशन तक जा सकते हैं समय बताने के लिए। लेकिन वही कॉग्निटिव लोड हो जाता है क्योंकि किसी को पूरा ध्यान देना पड़ता है कि कितने वाइब्रेशन किस तरह के वाइब्रेशन हुए, उसके बाद समय का पता चलता है। और एक चौथा है वो ब्रेल में जो ब्रेल की जो डॉट्स हैं उसी के आधार पर पता चलता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये जो कमियां हमने देखें और जो दृष्टिहीन है, जो दृष्टि शक्ति कम है, उनसे बातचीत करके हमने उनका पेन पॉइंट जानने के प्रयत्न किए। अच्छा। और वही फीडबैक लेके हमने घड़ी बनाई है जो इस पेन पॉइंट्स को एड्रेस करता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो घड़ी है उसमें कोई कांटे नहीं है। अच्छा। लेकिन जो 12 जो आवर हैंड्स है वो है एक्टिव मार्कर्स। इसका मतलब है कोई भी अगर उंगली से जब छुएं तो कुछ मार्कर्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। अगर समय 6:10 है तो अगर आपका नॉर्मल जो घड़ी होता है, एक छोटी सी कांटा जो आवर हैंड बोलते हैं, वो 6 की तरफ पॉइंट करता है और जो बड़ा कांटा होता है वो मिनट का जो नंबर 2 की तरफ पॉइंट करता है, जो जिसमें हम 10 मिनट जान सकते हैं। तो अब जब इसको स्कैन करेंगे तो जहाँ पे 6 पोजीशन है, 6 नंबर की जो मार्कर है, वहां पे एक लंबी सी वाइब्रेशन होगा और जहाँ पे 2 पोजीशन जो मिनट है वहां पे छोटी सी वाइब्रेशन होगा। अच्छा। और एक है अगर 3:15 है, 3:15 है मतलब दोनों एक ही जो अगर कांटे होते हैं दोनों एक ही जगह पे होते हैं, तो वहां पे कैसा पता चलेगा? तो वहां पे जो 3rd नंबर की जो आवर मार्कर है, वहां पे एक पहले से एक लंबा वाइब्रेशन होगा, उसके बाद छोटा सा वाइब्रेशन होगा, तो वहां पे पता चलेगा कि वो 3:15 है। अच्छा। लेकिन अगर 3:17 है तो कैसा पता चलेगा? तो वही है 3:15 पे वही आप जो वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन उसी के पास अब अगर आप थोड़ा सा उसको प्रेस करके रखेंगे तो 2 छोटे वाइब्रेशंस होंगे। इसका मतलब है 3:15, उसके बाद अब 2 जोड़ लीजिए तो 3:17 हो गए। अच्छा। तो इसी समय का पता चलता है। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे कोई कांटे नहीं है जो टूट सकते हैं और बहुत ही साइलेंट है। कोई टॉक बैक नहीं है, आपको यूजर को कोई चिंता करना पड़ेगा कोई डिस्टर्बेंस हो। और ये कोई भाषा नहीं है, ये क्योंकि जहाँ पे भी टॉकिंग वॉच करते हैं वो एक भाषा से बोलता है। अगर वो यूजर उस भाषा को जानते नहीं तो उनके परेशानी होगी। और एक्सपेंसिव ब्रेल जैसे एक्सपेंसिव वो भी नहीं है। तो ये जो पेन पॉइंट्स है इसके सब हम एड्रेस किए हैं। तो ये तो हो गया वॉच। एडवांस फीचर में है स्मार्ट वॉच। अच्छा। स्मार्ट वॉच ये जो है जो यूजर इंटरफेस कहते हैं हम, ये जो लॉन्ग पल्स और शॉर्ट पल्स, ये क्या है, लॉन्ग पल्स और शॉर्ट पल्स नंबर से बता सकते हैं 0 to 99। अच्छा। जो लॉन्ग पल्स होता है वो 10th डिजिट में बता सकता है और शॉर्ट पल्स होता है यूनिट डिजिट में बता सकता है। और एडवांस फीचर में काफी अदर सेंसर्स हैं जहां से आप हार्ट रेट, SpO2 स्टेप काउंट, इसका भी जानकारी मिल सकता है। जैसे रेगुलर स्मार्ट वॉच है, वहां पे एक मेन्यू होता है, मेन्यू से नेविगेट करके लोग जाते हैं और वही मेन्यू से वो जानकारी लेते हैं। तो हमारी घड़ी में भी जो एडवांस वर्जन है, जो स्मार्ट वॉच है, वहां पे भी एक मेन्यू पे आप जा सकते हैं। और क्या होता है कि अगर आपका पल्स रेट है 72, तो वही है जो 7th मार्कर पे विल बी अ लॉन्ग पल्स, तो इसका मतलब ये 70 हो गया। और जो सेकेंड मार्कर पे विल बी शॉर्ट पल्स। नाउ अगर किसी का 102 और 120 हो गया पल्स रेट, तो कैसे हो सकता है? उसी का भी एक फीचर है, वही आप 3rd डिजिट पे भी जा सकते हैं। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत उपयोगी है। प्रोफेसर साहब, ये कितना समय लगा होगा इन सब चीजों को फाइनल स्टेज तक लेकर आने में और एग्जीबिशन तक लाने में? करीब 2 साल लगे हैं। अच्छा। और आपकी टीम में कितने लोग रहे? मेरी टीम में विश्वराज श्रीवास्तव हमारे ये प्रोजेक्ट इंजीनियर है। अच्छा। वो और मैं, हम मिलकर इसको किए हैं। हम इसको यूजर ट्रायल्स किए हैं। हाँ। जो यहाँ पे जो एक ब्लाइंड स्कूल है, अच्छा। वहाँ पे हमने उनको दिए हैं टेस्ट करने के लिए। लखनऊ में भी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी दिए हैं। और ऐसे कुछ वॉलंटियर्स है, उनको दिए हैं। तो उनका बहुत अच्छा फीडबैक रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि बाकी जो विकल्प हैं उसी को कंपेयर करते हुए हमारा वॉच में बहुत अच्छे सारे फीचर्स हैं। निश्चित रूप ये कमर्शियल होने के बाद ये लोगों तक पहुंच जाएगा। चलिए, बहुत उपयोगी है, बल्कि दुनिया भर में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने के लिए लोग बहुत उत्सुक होंगे। और बहुत बहुत आभार प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडे जी, हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, आज के पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हम उन तमाम नवाचारों की बात कर रहे हैं, नए नए प्रयासों की बात कर रहे हैं जो शायद भारत के लिए भविष्य में जो विकसित भारत का एक संकल्प है उसको साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी क्रम में ये बातचीत जो हम कर रहे हैं आज मुख्यतः IIT कानपुर के उन तमाम नवाचारों के बारे में जिनका प्रदर्शन यहाँ पर पिछले दिनों दिल्ली में किया गया इन्वेंटिव 2022 में। और इस क्रम में अब हम बात करने जा रहे हैं IIT कानपुर की एक और ऐसी ही विभूति से, प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य से, जिनका प्रोडक्ट यानी उनकी टीम का प्रोडक्ट जो है इन्वेंटिव में डिस्प्ले किया गया, उसको प्रदर्शित किया गया। और ये जो प्रोडक्ट था, जो 75 प्रोडक्ट्स पूरे देश से 23 IITs के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किए गए थे, उसमें से एक था और IIT कानपुर के 12 में से एक था। और इसलिए बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमने बहुत सारी बातचीत की है और आज इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य जी का, रोबोट के बारे में है। अब ये रोबोट तो बहुत सारे आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये रोबोट बाकी सबसे क्या खास है, क्या अलग है और किस तरह से हमारे जीवन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता होने जा रही है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने सीधे संपर्क किया है प्रोफेसर विशाख से, जो फोन लाइन के जरिए हमसे कानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर भट्टाचार्य जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारा स्मार्ट मटेरियल्स लैबोरेटरी से। जी आपको ये इंटरव्यू में हमें बुलाने के लिए हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को इस प्रोडक्ट और इस जो आप लोगों ने काम किया उसके लिए। थैंक यू। ये है क्या, आप रोबोट के बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा हम बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। एक तरह से ये जो रोबोट हमने बनाया है जी, ये हम लोग खास तरीके से पाइप का अंदर चलने के लिए बनाया। अच्छा। और अगर आप देखेंगे कि कोई भी सिविलाइजेशन में हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पाइप का नेटवर्क कितना है, क्योंकि जितना ही पाइप का नेटवर्क है उतना ही गैस लाइन्स होगा, उतना ही क्रूड ऑयल जा पाएगा। और जितना पावर प्लांट है उसमें भी जो फ्यूल लाइन है और वाटर पाइपलाइन है, पाइपलाइन से मतलब सिविलाइजेशन भरा हुआ है। ये पाइपलाइन हमेशा बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में होता है और इनएक्सेसिबल होता है। कभी कभी वो जमीन का अंदर से चलता है, कभी कभी वो रोड का नीचे से उसको लेआउट हो जाता है, तो इसलिए उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है जी। बाहर से उसको हलचल पता करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। तो हमारा ये काम, इसलिए ये रोबोट का उपयोगिता यही है कि वो पाइप का अंदर से चल सके और पाइप का अंदर से उसको हाल हकीकत क्या है उसको बता सके। पाइप में अगर कोई फेलियर है, हाँ, हाँ। कोई क्रैक है, कोई करोशन है, ये सब कुछ वो बोल सके। अच्छा, इस तरह का प्रोडक्ट कभी और कहीं मैंने सुना नहीं, शायद ये पहली बार बना है इस तरह का। हमारा देश में यही पहला पाइप हेल्थ मॉनिटरिंग रोबोट है जो पाइप का अंदर से जाके पाइप का कंडीशन को पता कर सके। बाहर में कोई कोई प्रोडक्ट है जी, लेकिन उनको प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा फर्क ये है हाँ। कि एक प्रोडक्ट बाहर से हमारा देश में भी आता है, इसको बोला जाता है PIG, अच्छा। पाइप इन्वेस्टिगेशन गेज। मगर ये पीक जो है ये पूरा फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। तो इसीलिए जहाँ पीक चलता है वो वहाँ टेम्पोररीली वो फ्लो के डिस्टरबेंस आ जाता है। अच्छा, रोकना पड़ता है फ्लो को, रुकना पड़ता है। हाँ। लेकिन हमारा ये काम जो कि गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का फंडिंग से हुआ है जी। उनको पहले से ही यही एक रिक्वेस्ट था कि गैस का फ्लो कभी भी किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये इसीलिए ऐसे बनाया गया है कि ये व्हील्ड रोबोट है, ये कोई फ्लो को ब्लॉक नहीं करते हैं। और एक खास चीज ये है कि ये इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर ये भी देखते हैं, बट नॉट ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें दो और खास टेक्नोलॉजी है। एक है कि वो टच करते हुए उसको पता लगता है कि पाइप में कोई करोशन है या नहीं। अच्छा। जैसा आप मान लीजिए एक चूहा जैसा जब जाते हैं तो चूहा को जो व्हिस्कर्स होता है ना, हाँ। मोच जैसा, उससे उसको पता लगता है कि जो अंदर वो कोई बिल का अंदर जा रहा है तो उसको क्या हाल है। अच्छा। तो इसमें भी इसी तरह लगा हुआ है कुछ हाँ। एक एक्सटेंशन रोबोट का अंदर, और जो पाइप को टच करते हुए चलते हैं तो उसी से उसको पता लग जाता है कि पाइप में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अच्छा, वो एंटीना की तरह का छोटा सा पतला सा वो हाँ, होता हाँ, है। हाँ, हाँ। आपने चूहे का जो एग्जाम्पल दिया है उससे ये बात समझ में आई। हाँ, इसमें आपको जल्दी से पता लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बहुत और अच्छा। ये दुनिया में कहीं पे नहीं है।
अरे ये वाह। टेक्नोलॉजी। तो ये वी आर द फर्स्ट इन इंडिया टू डेवलप। बहुत गर्व की बात है कि भारत में और आईआईटी कानपुर में इस तरह की चीज को तैयार किया गया है। वैसे कितना समय लगा होगा इस पूरे प्रोजेक्ट को इस स्तर तक लाने में प्रोफेसर साहब? ये हमारा 1 दशक मतलब 10 इयर्स का सोच का फसल है। 10 साल? 10 साल, यस। अरे वाह, क्या बात है। ये बहुत कमाल की, हम सैल्यूट करते हैं आपको और आप जैसे सारे साइंटिस्ट्स को, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को जो इस तरह से न सिर्फ क्लास में पढ़ा रहे हैं बल्कि टेक्नोलॉजी को, विज्ञान को और इनोवेशन के जरिए उसको जनता के, समाज के और ह्यूमैनिटी के हित में इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही हम लोग का भी इंटेंशन था कि स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ प्रोडक्ट से काम कराए जिसमें देश को साथ वो जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली। निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उन इनोवेशंस की जो सच मानिए हमारी जिंदगी बदलने की जिनमें क्षमता है। और बदलने की मतलब कहने का ये है कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की एक वजह ये चीजें बन पाएंगी जिनका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में भी किया। और अब जो बातचीत हम करने जा रहे हैं, दरअसल जो फ्यूल है यानी ईंधन है, खासतौर पर डीजल और पेट्रोल जैसी चीजें जो हम आयात करते हैं, उनको लेकर देश बहुत दबाव में रहता है और हम भी व्यक्तिगत स्तर पर भी हम दबाव में रहते हैं क्योंकि एक बड़ा खर्चा है हमारे लिए वो, क्योंकि वाहनों के बिना गुजारा होता नहीं और वाहन अगर हमें इस्तेमाल करने हैं तो आपको पेट्रोल या डीजल या इस तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। एक बहुत कमाल के इनोवेशन जो है वो प्रोफेसर अवनीश कुमार अग्रवाल जी और उनकी टीम ने, जो आईआईटी कानपुर की टीम है, उन्होंने किया है और वो है मेथनॉल से चलने वाले 2 व्हीलर्स का। अब ये है क्या, ये कैसे संभव है और किस तरह से ये व्यवहारिक स्तर पर हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक हमारा सपोर्ट बनने जा रहा है, इसको जानने के लिए और इस बारे में विस्तार से थोड़ी जानकारी हासिल करने के लिए हमने संपर्क किया इस समय प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जी से, आईआईटी कानपुर यानी कानपुर में सीधे उनसे हम जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल जी। नमस्कार जैनेंद्र जी, मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि मैं आपके प्रोग्राम पर श्रोताओं से अपने विचार साझा करूंगा। दरअसल मुझे ये खुशी हो रही है कि इस तरह की इतनी काम की चीजें जो हैं हम एक सेतु बनकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो काम आप लोगों ने किया और वो सचमुच बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब मुझे उत्सुकता एकदम से ज्यादा है इस बात की कि पहले हमें ये बताएं कि ये जो इनोवेशन है आप लोगों की वो क्या है, किस रूप में है, जो मेथनॉल से चलने वाले 2 व्हीलर्स के बारे में। जी, आज के जमाने में अगर देखा जाए तो जितने भी ट्रांसपोर्ट के वाहन हैं, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है और ये हमें ज्यादातर 90% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम रॉ पेट्रोलियम है, देश में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो काफी समय से मेरा जो लैब है, इंडियन रिसर्च लैब आईआईटी कानपुर में, हम लोग इस बात पर शोध कर रहे हैं कि कैसे इस इंपोर्टेड पेट्रोलियम का जो बिल है उसको कम किया जाए और कैसे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए जो इंडिजीनियस हो, हमारे यहाँ के जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करके उससे हम गाड़ी चला सकते हैं क्या जी। तो इस संबंध में हमने ये मेथनॉल से चलने वाला वाहन जो है विकसित किया है। मेथनॉल एक ऐसा लिक्विड है जिसको आप कचरे से, पराली से, हाई एश कोल से, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, अच्छा, उनसे उनसे आप बना सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी भी विकसित की जा चुकी है और इससे बनने वाला पेट्रोल की कीमत लगभग 15 रुपए प्रति किलो, यानी लगभग 13-14 रुपए प्रति लीटर वो आएगी। और इसकी जो एनर्जी वैल्यू होती है वो लगभग पेट्रोल और डीजल से लगभग आधी होती है, यानी कि 2 लीटर मिथनॉल में उतनी ही एनर्जी होगी जितनी 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में होती है। इसकी जो पर किलोमीटर वाहन चलाने की कॉस्ट आएगी, अगर अपन 100% मिथनॉल पे चलाते हैं तो लगभग 40% होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 तरीके की मोटरसाइकिलों का विकास किया। नीति आयोग ने हमें कहा कि आप पहले एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करिए जो हमारी 100 सीसी 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, जिसपे लगभग 70% वाहन हमारे इसी कैटेगरी में है भारत में। तो उनके लिए एक सिंपल प्रोडक्ट आप बनाइए जिसमें 15% गैसोलीन को मेथनॉल से डिस्प्लेस किया जा सके। तो हमने M15 के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया और उसके कार्बोरेटर में कुछ चेंजेस किए, जो कार्बोरेटर में चेंज करने की कीमत मात्र 100 से 150 रुपया होगी। अच्छा। और आप एक पेट्रोल पे चलने वाले वाहन को आप M15 पर आप चला सकेंगे। M15 का मतलब कि मेथनॉल से 15% मिथनॉल, 85% गैसोलीन। अच्छा। और दूसरा जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो हमने बनाया 500 सीसी का मोटरसाइकिल जो पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन पे चलता है। तो उसमें हमने इसको उल्टा किया रेशो को, यानी कि 85% मिथनॉल और 15% गैसोलीन पेट्रोल। तो उसमें 85% जो है पेट्रोल को हमने मिथनॉल से रिप्लेस कर दिया। अच्छा। और उसके लिए काफी डेवलपमेंट लगा, तो वो प्रोडक्ट भी हमने इस इन्वेंटिव प्रोग्राम में हमने डिस्प्ले किया था।
तो अभी ये जो चीजें आप लोगों ने तैयार की हैं वो किस लेवल पर हैं, किस स्तर पर हैं? क्योंकि प्रोडक्ट तो तैयार है उस तरह का और उसका रिजल्ट भी हम देख चुके हैं, लेकिन अभी जनता के बीच में आने में उसको कितना समय लगने की संभावना है? देखिए, हमारी तरफ से प्रोडक्ट तैयार है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो 2 गाड़ियां हमने तैयार की हैं वो हमने मैन्युफैक्चरर के साथ मिल करके ही तैयार की हैं। अच्छा। तो जब भी वो मार्केट में लाना चाहें, जब भी सरकार ये फ्यूल अवेलेबल करवाएगी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हाँ। और ये तुरंत लाया जा सकता है। इसको प्रोडक्शन, इनफैक्ट अगर इनको कंपनी वाले खुद ही बना के बेचेंगे तो इसमें एडिशनल कॉस्ट 0 होगी। जो मैं 100 रुपए 150 रुपया मैं बता रहा हूँ, अच्छा, वो कॉस्ट भी नहीं आएगी। अब एक एस्पेक्ट और है प्रोफेसर साहब, क्योंकि जो डीजल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, डीजल तो खास तौर पर इस बारे में बहुत कह सकते हैं कि ज्यादा चिंता की बात है कि प्रदूषण बहुत होता है उनसे। अब ये मेथनॉल से जो हम अगर अपना व्हीकल चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, तो प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति बनती है? इसका फायदा यही है, एक तो देखिए आप जो है कचरे को आप निस्तारण कर रहे हैं, तो एक तो प्रदूषण उससे कम होगा, और दूसरा जो व्हीकल के टेल पाइप से निकलने वाला एमिशन है वो भी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी कम है। अच्छा। और वो इसलिए कम है क्योंकि इसके अंदर मिथेनॉल में 50% ऑक्सीजन होती है फ्यूल के अंदर ही। अच्छा। तो जब हम इसको बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर, ये सब जो निकलते हैं वो बहुत कम व्हीकल्स में निकलते हैं गैसोलीन और डीजल के मुकाबले। तो ये काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। इसके पॉपुलर होने के विषय में मेरे कोई संदेह नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये तो 2 व्हीलर तक बात थी, क्या आगे 4 व्हीलर तक भी आप लोग पहुंच रहे हैं इस तरह की प्रयोग को लेकर? जी, ना केवल 4 व्हीलर तक, बाकी दूसरी एप्लीकेशंस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मेरी लैब में हम लोग ऑलरेडी 7-8 प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के हम विकसित कर चुके हैं। अच्छा। जैसे कि हमने एक कार इंजन को हमने कार मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर डेवलप किया। नीति आयोग ने हमें कहा कि आप M15 के लिए कहिए, क्योंकि M15 फ्यूल ऑलरेडी भारत सरकार जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अवेलेबल करवा चुके हैं कॉमर्शियली। अच्छा। तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट में, असम में M15 पेट्रोल पंप्स में अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला गया, तो कार का हमने बना दिया है। इसके अलावा जो 3 किलोवाट और 7 किलोवाट के जनरेटर होते हैं, अच्छा, जो जनरली लोग अपने घर में बिजली जाने की स्थिति में यूज करते हैं, वो हमने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। और इसके अलावा उसमें तो एक्चुअली हमने M15 पर भी किए हैं, और एक हमने डीजल जनरेटर बनाया है 15 किलोवाट का, जिसमें 87% डीजल हमने डिस्प्लेस कर दिया है मिथेनॉल से। अच्छा। और ये सब प्रोडक्ट्स को मैं 100% भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको 85% पर लिमिट रखा, क्योंकि क्या होता है कि मिथेनॉल का जो फ्लेम्स होता है, अगर उसमें आग लग जाती है तो फ्लेम दिखती नहीं है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। निश्चित। तो मुझे लगता है कि भारत को अगर विकसित देश की तरह अपने आप को डिक्लेयर करना है तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो लो हैंगिंग फ्रूट है, और हम इसमें क्वांटम जंप वर्ल्ड में हम लगा सकते हैं। निश्चित रूप से। और देखिए, हमारे यहाँ एक्सपर्टीज भी है, क्षमता है, संसाधन है, सरकार की इच्छा शक्ति है इस दिशा में बहुत कुछ करने की, और वो हमें दिखता भी है। तो इसलिए ये सब चीजें संभव होंगी जरूर, और वो धरातल पर, व्यवहारिक स्तर पर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल साहब, हमसे बातचीत जो आपने की है और अपने प्रोडक्ट के बारे में आपने हमें बताया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज जो हमने चर्चा की, जो बातचीत की, मुझे पूरा विश्वास है कि वो निश्चित रूप से आपको रोचक तो लगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत प्रेरक भी लगी होगी, क्योंकि इस तरह के जो प्रयास देश भर में हो रहे हैं वो हम सबको इस विश्वास से भरते हैं कि आने वाला दिन जो है वो भारत का है। भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बना पाएगा। आत्मनिर्भर भारत के रूप में हम अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएंगे। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस विश्वास के मजबूत होने से हम भी अपनी अपनी भूमिकाओं को और बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं यानी जैनेंद्र अब विदा लेता हूं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।